हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज से हम आपके ओ लैब्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली आज से हम साइंस की जो ओ लैब की क्लास है उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइंस लेबोरेटरी क्या है इसको समझेंगे और फिर आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज से आपकी क्लास 9th की ओ लैब की क्लासेस शुरू है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो आपका लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सिमुलेटर के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इसको आप किस प्रकार से करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके साइंस लैब या साइंस लेबोरेटरी विज्ञान प्रयोगशाला क्या हो। अब अगर हम बात करें प्रयोगशाला की और स्पेशली अगर हम विज्ञान की प्रयोगशाला की बात करें, तो बेसिकली ये वह जगह होती है, वो वर्क प्लेस होता है जहां पर आप जितने भी आपने साइंस से रिलेटेड जो भी नियम पढ़े हैं उनको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। जैसे कि आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, तो ओम्स लॉ पढ़ा आपने, तो उस लॉ को सिद्ध हम यहाँ प्रैक्टिकल के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप ओम्स लॉ को सिद्ध करते हैं, आप वायर का यूज करते हैं, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, आपका अमीटर, इनका उपयोग करके साथ ही साथ अलग अलग तरीके की वायर्स यानी तारों का उपयोग करके आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो V है या वोल्टेज है वो आपके करंट के ऊपर निर्भर करती है, यानी ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं साइंस लैब में, हम जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, जितने भी हमने सिद्धांत, जो भी चीज हम पढ़ते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनको समझते हैं, उन फिनोमेना को और अच्छे से प्रैक्टिकल रूप में या आप कह सकते हैं प्रयोगात्मक रूप में उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो अ साइंस लैब इज अ वर्क प्लेस फॉर द कंडक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम साइंस लैब यानी विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें, तो विज्ञान प्रयोगशाला वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए कार्यस्थल है। यानी जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की आप जो है वैज्ञानिक अनुसंधान या रिसर्च करते हैं, तो ये जो कार्य किया जाता है वो विज्ञान प्रयोगशाला में ही किया जाता है। ठीक है, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक आपने सोचा है उसको आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कहाँ करते हैं, आप बेसिकली प्रैक्टिकली रूप से आप विज्ञान की प्रयोगशाला में ही करते हैं। It helps students to remember the concepts better and to transfer the experience of real life situation. तो अगर हम बात करें विज्ञान प्रयोगशाला की, तो ये क्या करता है, ये छात्रों को मदद करता है जितने भी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको अच्छे से याद रखने के। जैसे कि आप ये पढ़ते हैं कि जो प्रिज्म है, ठीक है, आपके पास प्रिज्म होता है और प्रिज्म से जब आप श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो वो 7 वर्णों में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, 7 वर्णों में। तो जब आप इस एक्टिविटी को, इस जो एक्सपेरिमेंट को आप लैब में करते हैं, ठीक है, लैब में क्या होता है, आपके पास प्रिज्म भी होता है, आप व्हाइट लाइट भी डाल पाते हैं और आपको बैंड्स दिखाई देते हैं, तो आप इन सब चीजों को और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो यही अगर आप बात करें विज्ञान प्रयोगशाला की, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, हम प्रयोग करते हैं और इनको जब हम करते हैं तो हम एक्चुअली इनको परफॉर्म करते हैं और ये सब जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप साइंस पढ़ते हैं, आप थ्योरी पढ़ते हैं, आप तो सिर्फ इसके बारे में एक लाइन पढ़ लेते हैं या इसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझते हैं और उसको इमेजिन करते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं तो वहां जाके आप इन सबको वास्तविक तौर पे होते हुए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है, और वो हम क्या करते हैं, हम प्रयोगशाला में उसको करके देखते हैं।
तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, हम उसे अपनी वास्तविक जीवन से जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो विज्ञान प्रयोगशाला है ये मदद करती है छात्रों को कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में, और साथ ही साथ जितनी भी उनकी रियल लाइफ सिचुएशन होती है, ठीक है, जो वास्तविक जीवन की स्थितियां होती है या जो भी कंडीशंस होती है, वो इनके थ्रू ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते। It is a facility that provides controlled condition in which scientific research, experiment and measurement may be performed. अब अगर हम बात करें विज्ञान प्रयोगशाला की, तो नॉर्मली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, पर आप ऐसे ही नॉर्मली चीजों को लेके आप जो है कुछ एक्टिविटी वगैरह करते, तो वहां पे आप चीजों को उतना बेटर तरीके से नहीं कर पाते, उतना कंट्रोल वे में आप उन सब चीजों को नहीं कर पाते। लेकिन जब हम विज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं, साइंस लैब या साइंस लेबोरेटरी की बात करते हैं, तो ऐसी जगहों पर हम सारी की सारी कंडीशंस को हम क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, जिनके माध्यम से हम जो है कंडीशंस बनाते, ठीक है, जिनके कारण हम स्थितियों को नियंत्रित कर पाते हैं, और अपने जो भी आपके प्रैक्टिकल है या जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी आपको वेरीफाई करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको सिद्ध करना है, वो कर पाओ। ठीक है, एक विज्ञान प्रयोगशाला वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए एक कार्यस्थल है। यहाँ छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से याद रखने और अनुभव को वास्तविक जीवन की स्थितियों में स्थानांतरित करने में मदद करता है। यह एक ऐसी सुविधा है जो नियंत्रित स्थितियों प्रदान करती है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रयोग और माप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो साइंस लेबोरेटरी होती है, इसमें जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जो भी आप नियम पढ़ते हैं, उनको आप यहाँ पे वास्तविक तौर पे कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं और ये देख पाते हैं कि वास्तविक तौर पे ऐसी चीजें हो रही हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स की ओर। ठीक है, तो आपका पहला एक्सपेरिमेंट है क्लास 9th का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो क्लास 9 का जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस जो है आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स के या जो फिजिक्स के पार्ट के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ। ठीक है, तो वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ की हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, हमें वीटी ग्राफ बनाना है। वीटी यानी वेलोसिटी टाइम यानी वेग समय ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे जो वीटी ग्राफ पढ़ना है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, यानी एक समान त्वरण के लिए पढ़ना, यानी जो आपकी वस्तु है वो एक समान त्वरित हो रही है या एक समान त्वरण कर रही है, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है वीटी ग्राफ जो है आपका जो वीटी ग्राफ है उसे डिस्कस करें। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्लॉट द वीटी ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट moving with uniform acceleration from a given set of VT data and to determine the acceleration of the moving object and the distance moved by the object। यानी हमें क्या करना है, हमें VT ग्राफ, वेग समय ग्राफ प्लॉट करना है, बनाना है किसी भी एक समान त्वरण वाली गति के लिए, जहाँ पे हमें क्या है वीटी डाटा दिया है, यानी आपको वेग भी दिया है और किस समय भी दिया है, यानी वी और टी दोनों दिया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे
इसके लिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ वस्तु कितनी दूरी तय करी है वस्तु ने, इसको भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं, जैसे कि हम क्लास में भी बात करते हैं मोशन की, तो मोशन का क्या अर्थ है? मोशन यानी गति का अर्थ है, या हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु गतिमान कब कही जा सकती है? जब वो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदल, ठीक है, समय के साथ जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदलती है तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु गतिमान है या गति में, यानी मोशन कर। ठीक है, अब जब भी हम मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बात करें कि जितनी उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो जितनी वो पोजीशन चेंज करता है या वास्तविक तौर पे उसने जितनी दूरी तय की होती है उसको हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम स्पीड कहते हैं यानी चाल कहते हैं। तो बेसिकली चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है? जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, गति कर रही है, चल रही है, तो आप क्या कहते हैं कि अगर आप दो वस्तुओं को चलते हुए देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम। ठीक है, यानी इसके एक की बोलते हैं कि ए है तो इसकी जो स्पीड है या चाल है ये ज्यादा है और दूसरे की क्या है, कम। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का क्या अर्थ है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूरी तय की। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये अनुपात होता है दूरी का और समय का। वास्तविक तौर पे जो दूरी तय की जाती है उसे हम दूरी कहते हैं। तो दूरी और समय का जो रेशियो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, यानी चाल क्या है आपकी? दूरी तय की गई बटा समय लिया। ठीक है, तो आप जब दूरी की बात करते हो तो दूरी को आप एस से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एस से हम दूरी को तय कर दिखाते हैं। टाइम टेकन आपका टी से शो, तो ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक जो है इसका वो मीटर प्रति सेकंड होता है, आप जानते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर सेंटीमीटर सेकंड में बात करें या किलोमीटर पर आवर में बात करें तो कितना होता है, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका स्पीड हो गया। अब अगर स्पीड को हम किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में कहें, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो एक कॉन्सेप्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? सबसे छोटी दूरी या सबसे कम दूरी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति के बीच, उसको आप डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। और जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विस्थापन का, तो विस्थापन क्या है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सबसे कम दूरी। तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी। बेसिकली जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसकी क्या होती है, एक दिशा होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी सदिश राशि होती है, और इसकी क्या होती है, एक दिशा होती है। ठीक है, क्या होती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी कैसी हो सकती है आपकी, एक समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो भी वही होता है जो आपका स्पीड का होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की यानी एक समान गति की। तो एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो एक समान गति क्या होती है, जब कोई भी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी को तय करता है। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, तो ऐसी वस्तु जो है आपकी
एक समान गति में होती है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बराबर दूरी तय की जा रही है बराबर समय में, यानी जो आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है यानी स्थिर, नियत, एक समान है। इसी तरीके से अगर हम असमान गति की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि जब कोई वस्तु जो है असमान दूरी को बराबर समय में तय करती है, यानी बराबर डिस्टेंस, बराबर समय अंतराल है, लेकिन जो उसके द्वारा दूरी तय की जा रही है वो अलग अलग है, तो हम क्या कहते हैं, वो वस्तु क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी असमान गति में। ठीक है, नॉर्मली अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो आपकी जो वस्तु होती है, जब भी कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो दूरी है वो बदल रही है, अलग अलग। तो जब दूरी बदलती है, दूरी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब दूरी बदल रही है तो क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका चेंज इन वेलोसिटी का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, आपका क्या होता है, विस्थापन बटा समय क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है, वेग होता है। ठीक है, अब अगर हम वेग की बात करें, जब वेग बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, वेग है, वेलोसिटी है, वो चेंज हो रहे हैं समय के साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। यानी क्या हो रहा है, आपकी जो वेलोसिटी है वो बदल रही है समय के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा अगर हम मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो ये त्वरित गति या फिर एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और जो ये चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन त्वरण की बात करें, इसे आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है। v क्या है आपका अंतिम वेग, u आपका जो स्टार्टिंग का वेग है, शुरुआती वेग, और t क्या है, जो समय। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या है, आपकी एक सदिश राशि है, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ के बारे में समझेंगे। आप किस प्रकार से इसमें स्लोप निकालते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका प्रैक्टिकल है वीटी ग्राफ का, ठीक है, यानी वेग समय ग्राफ, तो इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, साथ ही साथ हमने ये जाना कि साइंस लेबोरेटरी क्या होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने जो आज थ्योरी डिस्कस की है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप इन कॉन्सेप्ट्स का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से आप जो है एक्सेलरेशन निकालेंगे, और किस प्रकार से आपका वीटी ग्राफ ड्रॉ होगा। तो बच्चों, मुझे आशा है जितना आपको आज पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा, आपको इसको रिवाइज करते रहना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।